जतिन डीके कंपनी का ट्रक चलाता है। वो 45 साल के लगभग का मोटा व्यक्ति है। वो माल लेकर लंबी दूरी तक जाता है। आज माल लेकर गाजियाबाद जाना है। ट्रक में जानवर चढ़ाए जा रहे हैं। इनकी दुर्गंध से तो सांस लेना मुश्किल है और फिर इतनी दूर जाना है। भाई जी, आज तो मुझे आपके साथ गाड़ी पर जाना है। जतिन और छोटू गाड़ी लेकर 12:01 तक गाजियाबाद के लिए निकलते हैं और लगभग 2 घंटे बाद चाय पीने के लिए रुकते हैं। छोटू, एक बार गाड़ी में हवा पानी चेक कर ले और जानवर भी देख ले। कोई मर तो नहीं गया? यदि कोई मर गया होगा तो उसे ही बेच देंगे। ठीक है, गाड़ी देख लेता हूँ। छोटू गाड़ी को चारों तरफ से चेक करता है। जैसे ही ट्रक के अंदर देखता है तो एक व्यक्ति सोता हुआ नजर आता है। उसे देखकर बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गए? पर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या हुआ छोटू, किससे बातें कर रहे हो? वो भी पीछे जाकर देखते ही पूछने लगा, कौन हो तुम? कहाँ जाना है? लाश सिर से पैर तक कपड़े से ढकी थी। वो बार बार पूछते रहे। तभी भारी तथा कर्कश आवाज उभरी, मैं बीमार हूँ, मुझे जहाँ उतरना होगा मैं बता दूंगा। चलो सोने दो, बीमार है बेचारा। वो ट्रक स्टार्ट कर चल देता है। रात को करीब 10:11 बजे ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, उस आदमी से भी पूछ लेता हूँ, कुछ खाएगा क्या? बेचारा बीमार है। छोटू लाश से पूछता है, कुछ खाओगे क्या भाई? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर आराम करते हैं और रात 2 बजे के आसपास ट्रक लेकर निकलते हैं। तभी पीछे की आवाजें सुनकर छोटू बोला, भैया जी, पीछे ट्रक में कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। जानवर भी दबी आवाज में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं, जानवर आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए आवाज आ रही है। हड्डी टूटने व जोर जोर से खींचकर मांस खाने की चबर चबर आवाज आती है और जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। छोटू केबिन की खिड़की से देखता है। उसे अजीब सी आकृति का आदमी, जिसके आधे शरीर में सिर्फ हड्डी और आधे शरीर में हड्डी के ऊपर मांस के लोथड़े लटक रहे थे। ये देखकर छोटू की दिग्घी बन जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। अंदर क्या है ऐसा? जतिन ट्रक खड़ा करके खिड़की से देखता है तो उसे सब ठीक दिखाई देता है। छोटू, तुमने अंधेरे में जानवरों के उछलने और गिरने की आवाज सुनी होगी और परछाई देखी होगी। डरो मत। भैया जी, मुझे ट्रक में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवर बहुत अजीब आवाज में चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हैं। करीब आधा घंटा बीतने के बाद पीछे से एक ठंडी और कर्कश आवाज आती है, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थोड़ी देर रुको, बस्ती के पास पहुंचकर रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पैदल दूर तक चलना पड़ेगा। कहा ना, अभी गाड़ी रोको। इतने में पीछे की खिड़की से एक हड्डी वाला हाथ आकर छोटू की गर्दन पकड़ लेता है। छोटू छटपटाने लगता है। अभी रोक रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जतिन तुरंत ट्रक रोक देता है। छोटू की गर्दन लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। जतिन लाइटर से गाड़ी पोंछने वाले कपड़े को जलाता है और छोटू की गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तब तक लाश छोटू की गर्दन मरोड़ देती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वो चिल्लाने लगा, प्लीज छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लाश ट्रक की खिड़की से अपना सिर अंदर डालकर छोटू का खून पीने की कोशिश करती है। जतिन जलता कपड़ा उसके ऊपर डालकर ट्रक से उतरकर सड़क पर दौड़ता है और दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। आँख खोलने पर जतिन स्वयं को ट्रक के साथ जंगल में पाता है। उसके सारे जानवरों को किसी ने खा लिया। डर के मारे वो फिर से बेहोश हो जाता है। आँख खुली जब, बाबूजी, आंखें खोलो। आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गए क्या इस जंगल में? आपको तो बुखार भी है। जतिन गांव वालों को आप बीती सुनाता है। बाबूजी, इस रास्ते पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण इस रास्ते पर ट्रक वाले 12 से 4 बजे के बीच में नहीं चलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बुखार व चोट के कारण आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। करीब 5 दिन बाद जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है।
वो गांव के एक व्यक्ति के साथ वापस लौट रहा होता है तो कुछ दूर चलने के बाद अचानक ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने वही लाश दिखाई दे रही और कानों में वही कर्कश आवाज वापस जाने के लिए कह रही। भैया जी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना झूम क्यों रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? गाड़ी रोक दो, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। गांव वाले के इतना कहते ही ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाता है। रफ्तार कम होने से ज्यादा चोट नहीं लगती है, किंतु मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में ऐंठन हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे, उठो भैया जी। वो जतिन को ड्राइवर सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुछ राहगीर सहायता करने आ जाते हैं और जतिन को बाहर निकालते हैं और होश में लाने का प्रयास करते हैं। बेहोशी में भी जतिन का शरीर कांप जाता है। कुछ देर बाद जतिन को होश आ जाता है। भैया जी, तुम्हारी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं लग रही है। ट्रक हम चला लेंगे, आप आराम से बैठो। हम शिव बाबा से विनती किए हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। जतिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ गूं गूं की आवाज निकल रही होती है। उसकी आंखें डर के कारण अभी भी फैली हुई हैं। उसे अपना सिर घूमता हुआ और भारी लग रहा है। वो लेट जाता है। बहुत परेशानी के बाद जतिन अपने घर पहुंच जाता है। गांव वाले आदमी ने सारा वाकया ट्रक मालिक को बताया और जतिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 माह बाद उसे छुट्टी मिली अस्पताल से। अब मैं कभी भी ट्रक नहीं चलाऊंगा। मुश्किल से मेरे प्राण बचे। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा। आज भी उस रास्ते पर 12 से 4 तक कोई वाहन नहीं चलता। एक बोर्ड सूचना के साथ लगा दिया गया है। मयंक चंदनपुर गांव में अपनी बीवी रचना और 2 बच्चे चैताली और चेतन के साथ रहता था। वो गांव के पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। 8 महीने पहले उसकी सबसे बड़ी बेटी वर्षा की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई थी। मरने से 1 महीने पहले वर्षा ने मयंक से प्रॉमिस लिया था कि उसके बर्थडे वाले दिन वो उसे गिफ्ट में कंप्यूटर लाकर देगा। मयंक भी इस बात को मान गया था कि उसके बर्थडे पर वो एक लैपटॉप उसे गिफ्ट करने वाला था। लेकिन बेचारी वर्षा की तबीयत ऐसी खराब हुई कि अपना बर्थडे आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब उसका बर्थडे वाला दिन नजदीक आ रहा था। मयंक दीवार पर लगी वर्षा की फोटो को देखते हुए कहता है, वर्षा बेटा, तुम तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। मयंक 2 दिन बाद एक लैपटॉप खरीद लेता है और उसे पोस्ट ऑफिस में ही रख देता है। वो ये डिसाइड करता है कि उस लैपटॉप को वर्षा के बर्थडे वाले दिन ही घर में लेकर आएगा। वर्षा के बर्थडे का दिन आता है। वो लोग उसके कमरे को अच्छे से सजाते हैं और केक भी काटते हैं। फिर मयंक घर से निकलकर अपने ऑफिस जाता है, जहां उसने लैपटॉप रखा होता है। 10-15 मिनट के बाद मयंक अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर घर के अंदर आता है। वर्षा के रूम में रखे टेबल के ऊपर बॉक्स रखकर मयंक उसमें से लैपटॉप निकालता है। वाओ, मेरा लैपटॉप! अरे इडियट, सिर्फ तेरा नहीं, वर्षा दीदी और मेरा भी है, कहकर चैताली मुस्कुराने लगती है और मयंक और रचना भी बच्चों को खुश होते हुए देख मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन पड़ोस में रहने वाले रवि का बेटा आरुष उनके घर आता है और चेतन चैताली को लैपटॉप चलाता हुआ देख उसे जलन होने लगती है। वो वहाँ से मुंह बनाकर अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुआ आरुष? हमारे पड़ोसियों के घर लैपटॉप आया है और मैं आपसे इतने दिनों से कंप्यूटर के लिए जिद कर रहा हूँ। आपने फिर भी मुझे अभी तक नहीं दिलाया। सुनकर रवि का भी मुंह बन जाता है। असल में ये पूरा परिवार मयंक के परिवार से जला करते थे और उनको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। गुस्सा मत हो बेटा, आज रात ही ऐसा काम करूंगा कि हमारे घर में लैपटॉप होगा और उस मयंक के बच्चे गलियों में खेलते फिरेंगे। रात के ठीक 2 बजे चैताली और चेतन के कमरे की खिड़की से एक आदमी अपने ऊपर चादर डाले घुस जाता है। वो दोनों इस टाइम सो रहे होते हैं। वो आदमी मौका देखकर लैपटॉप को उठाकर चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। सुबह जब आरुष सोकर उठता है तो अपनी टेबल पर लैपटॉप रखा देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर जल्दी से लैपटॉप ऑन करके उस पर गेम खेलने लगता है।
उसके मम्मी पापा कमरे में आते हैं और अपने बेटे को गेम खेलता हुआ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ जब चेतन और चैताली कमरे से लैपटॉप गायब देखते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर मयंक और रचना उनके कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि लैपटॉप गायब है और दोनों बच्चे रो रहे हैं। मयंक की नजर जब खुली हुई खिड़की पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि लैपटॉप चोरी हो चुका है। रात के टाइम आरुष लैपटॉप पर गेम खेल रहा होता है कि अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है। अरे इसे क्या हुआ? कहते हुए वो लैपटॉप को दोबारा ऑन करने की कोशिश करता है। तभी उसमें से डरावनी आवाज आती है। सुनकर वो अचानक से डर जाता है और मम्मी को पुकारता है। मम्मी! आ रही हूँ बेटा, लगता है भूख ज्यादा लगी है। कहते हुए मम्मी उसके टेबल पर नूडल्स की प्लेट रख देती है और वहाँ से चली जाती है। लैपटॉप ऑन हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। ये आवाज कहाँ से आई थी? कहता है और नूडल्स की प्लेट उठाकर जैसे ही कांटे से अपने मुंह में रखने वाला होता है, लैपटॉप से एक रोशनी निकलती है और प्लेट पर पड़ती है। प्लेट में रखे नूडल्स कीड़ों में बदल जाते हैं और आरुष चीख मारकर उसे जमीन पर फेंक देता है। उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती हैं और देखती हैं कि नूडल्स जमीन पर गिरे पड़े हैं। वो गुस्सा हो जाती हैं और उसका कान पकड़कर बोलती हैं, अगर तुम्हें खाना ही नहीं था तो मना कर देते, खाने को जमीन पर क्यों फेंका? मम्मी, वो नूडल्स नहीं थे, उसमें कीड़े चल रहे थे। कहाँ है कीड़े? तुम पागल हो गए हो क्या? कहते हुए जब वो दोनों जमीन पर देखते हैं तो वो नूडल्स ही होते हैं, उनमें एक भी कीड़ा नहीं होता। आरुष की मम्मी उसे 2 थप्पड़ लगाती हैं और उसे जमीन साफ करने को बोलकर बड़बड़ाती हुई किचन में चली जाती हैं। आरुष लैपटॉप से डरने लगता है और उसे चलाना छोड़ देता है। अगली रात रवि आरुष से कहते हैं, क्या हुआ बेटा आरुष, तुम लैपटॉप क्यों नहीं चला रहे हो? पापा, उस लैपटॉप में भूत है। लैपटॉप में भूत कैसे हो सकता है? चलो तीनों कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। कहकर वो आरुष के कमरे में जाते हैं। आरुष की मम्मी भी उसके कमरे में आ जाती हैं और तीनों बैठकर लैपटॉप में मूवी देखने लगते हैं। देखा आरुष बेटा, मुझे बताओ भूत कहाँ है? सही तो चल रहा है तुम्हारा लैपटॉप। अब आरुष का भी डर दूर हो जाता है। हाँ पापा, आपने सही कहा। आज से मैं रोजाना लैपटॉप पर गेम खेला करूँगा। अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन पर एक डरावनी लड़की नजर आती है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं। बेटा आरुष, इस लैपटॉप को बंद कर दो। तभी वो लड़की लैपटॉप से बाहर आ जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तीनों डरकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बहुत शौक है मेरे परिवार को परेशान करने का तुम लोगों को। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों उस आत्मा को पहचान लेते हैं। वर्षा, तुम तो मर चुकी हो। मैं वर्षा की आत्मा हूँ। ये लैपटॉप मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुरा कर अपने घर में लाने की? माफ कर दो बेटा, हम अभी ये लैपटॉप तुम्हारे घर में देकर आते हैं। तुम लोग हमेशा से हमारे परिवार से जलते हो और हमें परेशान करते रहते हो। बेटा वर्षा, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उनसे माफी भी मांगेंगे और उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे को 10-10 थप्पड़ लगाओ। वर्षा की आत्मा आरुष के मम्मी पापा से कहती है। दोनों डरकर उसकी बात मान लेते हैं और एक दूसरे को 10-10 थप्पड़ लगाते हैं। अब दोनों एक-एक थप्पड़ अपने इस बेटे को लगाओ, ये भी मेरे भाई बहन से बहुत जलता है। सुनकर दोनों आरुष को एक-एक थप्पड़ लगाते हैं और आरुष कहता है, वर्षा दीदी, मैं वादा करता हूँ मैं आपके भाई बहन को अब कभी परेशान नहीं करूँगा। वर्षा की आत्मा हंसने लगती है और उनसे कहती है, अब मेरा लैपटॉप यहाँ से उठाओ और मेरे घर में जाकर मेरे परिवार वालों को वापस कर दो और उनसे माफी मांगना मत भूलना। रवि जल्दी से लैपटॉप उठाता है और तीनों मयंक के घर जाकर मयंक को लैपटॉप वापस करके उससे माफी मांगते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। दोनों बच्चे लैपटॉप देखकर खुश हो जाते हैं और उसे अपने कमरे में उसकी जगह पर रख देते हैं। क्या मेरी बेटी की आत्मा भटक रही है? तभी वहाँ पर वर्षा की आत्मा आती है। वो इस वक्त डरावनी नहीं दिखती, जैसी वो जिंदा रहने पर खूबसूरत दिखती थी वैसी ही नजर आती है।
चेतन और चैताली भी दीदी को देखकर खुश हो जाते हैं। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, पापा, मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बर्थडे पर आपसे एक लैपटॉप गिफ्ट में लूं। इसलिए मैं अपने बर्थडे तक के लिए यहीं पर थी। वो डरावना रूप मैंने इन लोगों को सबक सिखाने के लिए लिया था। अगर ये दोबारा आपको परेशान करेंगे तो मैं फिर से उसी रूप में आऊंगी। कहकर वो रवि के परिवार की तरफ देखती है और वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। चैताली और चेतन उनको भागता देख हंसने लगते हैं और वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, अब मैं चलती हूँ पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। लव यू पापा। कहकर वर्षा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और चेतन चैताली दोनों मिलकर लैपटॉप पर गेम खेलने लगते हैं।